हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवगन। आज मैं आपको केमिस्ट्री यूनिट 3 का पार्ट 2 जो कि स्टार्ट होगा कंडक्टेंस पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के पार्ट 3 भी किया है यूनिट 3 का, जिसमें मैंने बताया आपको ओम्स लॉ, फिर उसकी डेरिवेशन, फिर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, साथ में उसके फॉर्मूला, और फिर मैंने आपको बताया स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, और साथ में उससे मैंने यूनिट बताई थी कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को किसी नोट करते हैं जो कि रो होता है। तो आज हम बात करेंगे किसी कंडक्टेंस, जिसे नोट किसे करते हैं सी या फिर जी। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, कंडक्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? किसी का अपॉन में आया है, मतलब कोई चीज किसी के इनवर्स जैसे कि ये मतलब उल्टा हो, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कंडक्टेंस क्या है? किसी कंडक्टर का रेसिप्रोकल है, जैसे कि फॉर्मूला। ठीक है, अब आर क्या है? इसमें आर है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और सी तो कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू the definition of conductance, we know that C is equals to 1 upon R। अगर यूनिट देखिए है तो C is equals to 1 upon यूनिट ऑफ R, और यूनिट ऑफ R क्या होती है? यूनिट ऑफ R होती है ओम होती है ओम। तो आप लोग वही करते हैं, आप लोग क्या करेंगे? C is equals to 1 upon ओम। अब इसके सही से देख जाए, मतलब एक्चुअली जो यूनिट नहीं क्या नहीं, C is equals to mu, so C is equals to ओम इनवर्स। ठीक है, सो दिस ओम इनवर्स। हम नोट में क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मो और सीमेंस। ठीक है, अब टाइप ऑफ कंडक्टेंस कैसे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस आर ऑफ टू टाइप्स। फ्लो ऑफ मैकेनिज्म मतलब इस हिसाब से कंडक्टेंस, मतलब कंडक्टेंस में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसके मैकेनिज्म के हिसाब से कंडक्टेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। तो अब अपना क्या है? मेटेलिक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं, फिजिकली मानते हैं, तो इसे अपने फिजिक्स में आते रहेंगे। इसको अगर थोड़ा ऊपर देखें तो मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होगा? जब किसी कंडक्टेंस मतलब कि जो आपका मेटेलिक कंडक्टर से रिलेटेड हो तो उसे मेटेलिक कंडक्टेंस कहेंगे। जैसे अपन कंडक्टेंस कर रहे हैं, कंडक्टेंस ऑफ एन कंडक्टर इज रेसिप्रोकल टू इनवर्स और इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस तो वो इनवर्स होता है कोई कंडक्टेंस, तो ऐसे ही मेटेलिक में होगा। ठीक है, अब बात की जाए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये क्या होता है? इसका डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को आयनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा? When electric current is passed through an electrolyte, then it is called electrolytic conductance। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहते हैं। That is the property of electrolytic solution, मतलब जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन to conduct the electricity is called electrolytic conductance। ये और होगा और क्या होगा? इसकी दो डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसी चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब इसका एग्जांपल क्या है? सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, सॉल्यूशन ऑफ बेसिस एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूशन क्यों यूज किया है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। सॉल्यूशन इसलिए यूज किया है क्योंकि आपको पता है कि आयंस फ्री जब होते हैं, जब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सब्सटेंस है
और लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा तो वो फ्री आयंस में होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो सॉल्यूशन होना चाहिए, इसलिए सॉल्यूशन ऑफ एसिड वगैरह। ठीक है, अब इन दिस केस flow of electricity is due to the movement of free ions. Free ions. Free ions with cation or anion. Hence, electrolytic conductance is also called ionic conductance. अब आपने ये देखिए कि मतलब कि जो इस केस में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है उससे मूवमेंट ये हो रही है फ्री आयंस की वजह से, तो अपन इसे क्या कह सकते हैं, अपन इसे कह सकते हैं आयनिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। जैसे एक डायग्राम, जैसे ये NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है अपना वाटर से भरा हुआ पूरा पूरा, ठीक है, ये पूरा अपना जो कंटेनर है ये वाटर से भरा है। अब इस समय जो NaCl है उसमें आपका वो नहीं है, फ्री आयंस अभी है इसमें अभी फ्री आयंस नहीं है। और जैसे इस चीज को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये Na+ और Cl- में आयन हो जाएगा, जिससे आपके आयन हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। तो इस चीज को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो क्या है लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग electrolytic conductance are electrolytic conductance of an electrolyte depend upon various factors। ठीक है, जो electrolytic conductance है of an electrolyte वो various factors पे depend करता है। Some important factors which influence electrolytic conductance are as follows। कुछ important factors में जो है ना बहुत ही जहाँ उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि 5 6 सबसे पहले टेम्परेचर, फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फिर इंटरआयनिक अट्रैक्शन, साइज ऑफ आयंस, अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। अब सबसे पहले बात की है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है आपको पहले मैं बता चुका हूँ, अब ये बताता, जैसे आप मतलब जो आपका सॉल्यूशन है उसमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आयंस और ज़्यादा आपके वो होंगे, मतलब आयना ही होंगे, मतलब जो आप सब्सटेंस से कनेक्ट है वो आयना ही होगा, जितना जहाँ वो आयना होगा उतना आयंस बनेंगे और इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी होगी उतना अच्छी तरीके से मतलब ट्रांसफर हो पाएगी या फिर कंडक्ट हो पाएगी। तो उसमें ये इफेक्ट कि इन इलेक्ट्रोलाइट conductance when increase the temperature the conductance of an electrolyte is increased because degree of dissociation of electrolyte is also increased। मतलब कि मैं पता है जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज होगे वैसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहता है आयनाइजेशन की डिग्री, ठीक है, उस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो आपकी जो कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी एक्चुअली बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज होगा एक्चुअली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है of the actually by increasing temperature average kinetic energy क्या होती है, एनर्जी जो मोशन के द्वारा बनती है उसे कहते हैं kinetic of the ions of an electrolyte increases with the increase the conductance of an electrolytic solution। मतलब इसमें क्या है, इसमें वही है कि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी आयंस की, जिसके कारण जो आपका कंडक्टिविटी है इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिस प्रकार का आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा उस प्रकार का आपका आयनाइजेशन होगा। जैसे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है तो आयनाइजेशन कंप्लीटली वो कंडक्टिविटी करेगा, हाई कंडक्टिविटी होगी और
मतलब ये एक अच्छा होगा, और वो वीक होगा तो उसके हिसाब से कम आयनिक होगा और कम इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। इसमें भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन, स्मॉल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनाइज होता है कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन and hence conduct electricity to a larger extent. Whereas weak electrolyte ionize to a smaller extent and hence conduct electricity also to a small extent. मतलब जो मैं आपको बता वही है कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और जो आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कम एक्सटेंड तक करता है। ये है अब इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ये भी आप क्या है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन क्या है, लार्जर द साइज ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी larger the inter ionic attraction, मतलब क्या है larger the inter ionic attraction lower will be the electrical conductance। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या है जितना यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन मतलब इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा, मतलब दो आयन एक है ये वही दूसरा है, अगर इसके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो क्या है, अगर ज्यादा है तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो क्या होगी, कम होगी। कैसे होगी कि आयन तो आपको जो चिपकेगी जिससे वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, और जब वो फ्लो नहीं कर पाएंगे फ्री होकर तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं हो पाएगी। तो यही है this type of attraction arises due to the attraction of oppositively charged ions, cation and argon. Greater the attraction between ions, lower the conductance of the conductor। ये प्लस माइनस होना चाहिए, ऐसा है ये प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस। आपको पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, वैसे ही है, ठीक है। तो जितना आपका चार्जेस पीछे अट्रैक्शन होगा या आयन पीछे अट्रैक्शन होगा उतना कम ही आपका जो क्या है कंडक्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिकल। ये तो बात करें 4.2। ओके, साइज ऑफ द आयंस, greater the size of ion lower will be the conductance of an electrolyte। ये क्या आता है, जितना ज़्यादा साइज होगा आयन का उतना ही कम कंडक्टेंस होगी जो इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होगा आयन से तो वो क्या है, अगर साइज उसका बड़ा होगा आयन का तो वो एक्चुअली कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी का उल्टा साइज अगर छोटा होगा तो भी वो नहीं कर पाएगा, मतलब नॉर्मल साइज होगी तो वो सही मतलब कंडक्ट नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज मोर इन अ पोलर सॉल्वेंट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या है ज्यादा आयन होती है अपनी पोलर सॉल्वेंट में, हेंस greater the polarity of the solvent, greater is the ionization and hence greater is the conductance। मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट आयन होते हैं ज्यादा किस्म पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट कैसे जो मतलब कि आपका एक तरीके से सॉल्वेंट होना चाहिए प्योर सॉल्वेंट को पोलर सॉल्वेंट कह सकते हैं। हेंस फिर ये क्या है, इसके मुताबिक अगर पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट आयन होते हैं तो अगर पोलैरिटी ज़्यादा है सॉल्वेंट की तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, अगर आयनाइजेशन ज़्यादा है
आयोनाइजेशन अगर ज़्यादा है तो ग्रेटर इज द कंडक्शन, मतलब कंडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। सॉल्वेंट हैविंग हाई विस्कोसिटी, मतलब अगर सॉल्वेंट में हाई विस्कोसिटी है देन इलेक्ट्रोलाइट्स हैव लो कंडक्टेंस। मतलब अगर सॉल्वेंट की जो विस्कोसिटी है, मतलब विस्कोसिटी कैसे अगर सॉल्वेंट की जो विस्कोसिटी है वो हाई है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी है वो लो होगी। अगर लो है विस्कोसिटी, ये सॉल्वेंट की कंडक्टिविटी है वो मतलब फिर भी लो होगी, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल विस्कोसिटी में वो हमेशा कंडक्टिविटी अच्छी आती है, जिस तरह नॉर्मल साइज में अपनी कंडक्टिविटी अच्छी आती है। अब क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या है द पावर ऑफ सॉल्वेंट which break electrostatic force of electrolyte is called dielectric constant। क्या है ऐसी पावर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करे ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सबसे ज्यादा है, कितनी अप्रॉक्स 80, ठीक है। इट मींस वाटर डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अबाउट 80 टाइम्स। तो इसके हिसाब से अगर सबसे ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अबाउट मतलब कि अगर वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाईएस्ट है तो वाटर विल डिक्रीज, मतलब वाटर क्या डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अबाउट 80 टाइम, 80 गुना कम कर देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज हाई, द अगर हाई है मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अगर हाई है, क्या है हाई है, तो अपना जो क्या है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो जीरो, मतलब कि क्या कहते हैं इसको आप सिंपल भाषा में समझो, हर सॉल्वेंट में अलग अलग होती है पावर। अगर वाटर देखिए तो वाटर ज्यादा मतलब वाटर क्या है, वाटर का सबसे ज्यादा वो होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसके हिसाब से मतलब वाटर ज्यादा आयनाइजेशन करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक कर पाएगा। और वहीं पे बात की है बेंजीन, इसमें भी बेंजीन की अगर बात की है बेंजीन, तो बेंजीन हमेशा कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसमें, तो वो कम मतलब अलग चीज बिहेव करेगा इसके साथ अपने जो इफेक्ट सॉल्वेंट के। तो यही कहना चाहता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इफेक्ट करता है इसको कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, ठीक है। ओके।